अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल ऑपोजिशन की तहरीक का पहला जलसा होने वाला है। 24 घंटों के अंदर ऑपोजिशन पंजाब में अपना पावर शो करेगी। ये पहला जलसा ही वाजे करेगा कि ऑपोजिशन कितनी मुत्तहिद है, किस बयानिए के साथ है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। तमाम बड़ी छोटी ऑपोजिशन जमातों की क़यादत कल गुजरांवाला के लिए निकलेगी। कल नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जाती उमरा से जलसागाह के लिए रवाना होंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज सियालकोट पहुंचे, वहां से लाला मूसा के लिए रवाना हुए और कल लाला मूसा से वो रैली की शक्ल में गुजरांवाला पहुंचेंगे। जबकि ऑपोजिशन की तहरीक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल फिरोजपुर रोड पर जामिया अशरफिया में जुम्मे की नमाज की इमामत के बाद गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। और नून लीग के ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का काफिला बाबू साबू इंटरचेंज से होता हुआ शादरा चौक पहुंचेगा और कामुकी के करीब मौलाना फजलुर रहमान के काफिले से मिल जाएगा। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने इस इजाजत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, चैलेंज करता हूं कि जलसागाह भरकर दिखाएं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पे प्रेशर डालने की, जो कि हमने होना नहीं है। ऑपोजिशन ने चैलेंज कबूल किया और कहा कि इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे ये बताएं। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। क्राउड लाना हुकूमत के लिए चैलेंज है। इस वक्त गुजरांवाला में जिना स्टेडियम में जलसागाह में क्या सूरत हाल है? जलसागाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना अंसर हमारे साथ मौजूद है। राना, इस वक्त क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या स्ट्रेटजी है ऑपोजिशन की? जी शाहजेब, मैं इस वक्त जिना स्टेडियम गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल अपना जलसा करने जा रही है। यहाँ पर तकरीबन 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन जमातों ने अगर इस जलसागाह को भरना है, इस स्टेडियम को कल भरना है, तो 25,000 से ज़ायद अफराद को उन्हें जलसागाह तक लाना होगा। नून लीग के जो कायदीन हैं, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद, वो भी गुजरांवाला रोज़ाना आ रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब किया जा रहा है, अपने कारकुनों को मुतहर्रक किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उनके भी यहाँ पर काफ़ी कारकुन हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो शहर की सियासी सूरत हाल जो है वो जो सियासी पारा है वो हाई है। अब देखते हैं कि क्या कामयाबी हासिल होगी। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आमतौर पर देखा गया है कि जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर जलसा करें तो आमतौर पर एक दूसरे पर रिलाय करने लग जाती हैं कि वो लेके आएंगे वो लेके आएंगे, और जलसे फ्लॉप भी हो जाया करते हैं। आपकी अपनी तैयारी है या आप भी मौलाना पर दूसरों पर रिलाय कर रहे हैं? देखें, गुजरांवाला डिवीजन जो है ना, वो सारी की सारी अल्लाह के फजल से PMLN ने पिछले इलेक्शन में बावजूद तमाम तर हालात के वाकयात के हमने जीती हुई है। एक जलसा 2012 में मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे इसी स्टेडियम में एड्रेस किया था। मैं वहाँ पे मोटरसाइकिल पे पहुंचा था। मैं अपना काफिला लेके जो है गुजरांवाले शहर में एंटर हो गया था, लेकिन जलसागाह में नहीं, एक जगह नहीं थी। और मैं मोटरसाइकिल पे वहाँ पे पहुंचा और बड़ी मुश्किल से मैं स्टेज तक पहुंच सका। मुझे आज भी याद है। तो ये जोशो खरोश जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये उस वक्त से बहुत ज्यादा है। वो एक पार्टी का शो था, PMLN का शो था, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया था। कल जो है 3, 4, 5, 6 पार्टीज का जो है ना शो है, और डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये मजमा वहाँ पे होगा। मुझे जो इस वक्त कमिटमेंट नज़र आ रही है और जो जोश नज़र आ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले मैंने इतनी कमिटमेंट और जोश जो है और वलवला जो है वो वर्कर्स में और आवाम में मैंने नहीं देखा था। और उसका एक बहुत बड़ा जो वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के रूलर्स में महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे कोई शख्स भी जो है ना उससे बच नहीं सका। एक आम आदमी जो है गली मोहल्ले में या किसी गांव में रहने वाला, कोई रेडी वाला या गाड़ी वाला या कोई अमीर आदमी भी जो है, हर शख्स जो है उससे इफेक्ट हुआ है। और ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो सबसे बड़ी ग्रीवियंस जो है, और पिछले 2 साल में जो इनकी अनपॉपुलैरिटी जो है बिल्टअप हुई है, कि ये एक लाइबिलिटी बन गए हैं, नेशनल लाइबिलिटी बन गया है इमरान खान जो है इस वक्त। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इसको वोट किया, जिन लोगों ने, जो लोग इसके हमायती थे, जो इसकी तब्दीली का कॉन्सेप्ट जो है, जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी है, उसको सपोर्ट करते, वो अब डिसोन कर रहे हैं या कम से कम मायूस हो के जो है ना वो घर बैठ के हैं। He has disappointed everybody। इस वक्त जो है आप इनकी अपनी कैबिना में देख लें, अपनी पार्टी में देख लें, वो एक तज़ब्ज़ब का आलम है। वो कल जो है इन्होंने सेशन बुलाया है। सेशन जो था वो मंडे को था।
कल बुलाया है कि अपोजिशन नहीं होगी और मौसूफ आगे तकरीर कर देंगे। जिस बंदे में इतनी जुर्रत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपोजिशन की मौजूदगी में बैठ के तकरीर कर सके या अपोजिशन के सामने खड़ा होकर तकरीर कर सके, उसका क्या उसका इसका मतलब है कि खुद उसको भी इस बात का एहसास है कि मैं कोई शक्ल नहीं दिखा सकता अपनी, ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट के बाहर। आए कंटेनर लगाए ना डी चौक में और फिर जलसा करके देखे या कहीं और जलसा करके दिखाए, मगर तो ये लगेगा कि इसकी क्या इस वक्त औकात है। तो ख्वाजा साहब, अब ये एहसास है नून लीग में कि जो महंगाई है वो ही हमारा थीम होगा, वही बयानिया होगा, या फिर वो जो बयानिया है वोट को इज्जत और जो दूसरे मामलात हैं इदारों की मुदाखलत, उस पर भी फोकस होगा? क्योंकि ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब अब जेल में हैं और अगर नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, मरियम नवाज साहिबा लीड करती हैं, तो फिर एक ही बयानिया जाएगा। आपकी जमहूरी पार्टी है, उस बयानिया से इख्तिलाफ रखने वाले भी लोग हैं, मगर पार्टी में क्या फिर एक ही बयानिया जाएगा या महंगाई के ऊपर यही थीम होगा आपका? देखें, दो बयानियां, ये जो दो इश्यूज की आपने बात की है ना, एक महंगाई का इशू और एक वोट का जो इशू है, वो एक कंसेप्चुअल इशू है, वो एक नजरियाती इशू है, वो एक आईनी और नजरियाती इशू है। वो तो उसके ऊपर वो तो हमारी असास है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की जो पॉलिटी है, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर खड़ा है। महंगाई जो इशू जो है वो तो कल महंगाई नहीं थी, आज महंगाई है। कल अल्लाह करे हालात बदलें, इनसे जान छूटे, इमरान खान से हमारी जान छूटे, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोगों से हमारी जान छूटे, तो हो सकता है महंगाई खत्म हो जाए। लेकिन जो वोट की इज्जत है उसको हमने गार्ड करना है, उसको आइन को जो है वो वहां पे आइन के जो पैरामीटर्स हैं, आइन की जो हदूद हैं, उनको इतना क्लैरिटी उनमें लानी है, इतना उसको डिफाइन करना है कि उनको वायलेट ना कोई कर सके। तो इसलिए ये दो चीजें जो है कंपेरेबल नहीं है, ये अपनी अपनी जगह जो है इनकी इंपॉर्टेंस है। मगर ख्वाजा साहब, तकारीर में और मूवमेंट में ये कि इमरान खान इस महंगाई का जिम्मेदार है या फिर इस सब कुछ जो हो रहा है इमरान खान को लाने वाले जिम्मेदार हैं, इस बयानी का फर्क नजर आएगा? देखिए, ये अब मेरा ख्याल है कि जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनके लिए मैं जो बार बार कह रहा हूं, उनके लिए भी लायबिलिटी बन गया। ये ज्यादा देर वो जो जिन लोगों पे ये आपने इशारा किया है, या मैं कह देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपने इशारा किया है, वो इसका बोझ नहीं उठा सकते। ये बंदा, इसकी इनकॉम्पिटेंस, इसकी करप्शन, इसकी टीम की करप्शन, इसके साथ जो लोग हैं उनकी, अब देखे ना, वो वकार मसूद साहब जो हैं उनको ले आए, वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे इसहाक डार, उनको ले आए हैं और साथ हमारी इकोनॉमी को गालियां देते हैं कि जी आपने बर्बादी कर दी। उसी शख्स को हु वाज द मैनेजर ऑफ द इकोनॉमी अंडर इसहाक डार, उसको ये ला के इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट बना दिया। हमारे लिए तो ब्यूरोक्रेट था, इनके लिए इन्होंने पॉलिटिकल अपॉइंटी उसको कर दिया, कैबिनेट में बिठा लिया। तो अब देखेंगे कितनी बेसिक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनके अंदर जो है। ये दिवालिया हैं, ये हर लिहाज से दिवालिया हैं, नजरियाती तौर पे दिवालिया हैं, इखलाकी तौर पे दिवालिया हैं, कानूनी और हर लिहाज से ये दिवालिया हैं। और जितनी जल्दी इस मुल्क का हर दिन जो है ना वो भारी गुजर रहा है इस मुल्क के ऊपर इनकी मौजूदगी का, इनकी ताकत में या ख्वाजा, मैं आपका आखिर में कोई कमेंट चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि उनसे ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इस्तीफा मांगा था, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कह दिया मैंने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था, मैंने तो कहा था इस मामले को सियासी तौर पर हल कीजिए, सारे के सारे मामले को। आप क्योंकि उस वक्त अंदर के मामला जानते थे, क्या मांगा था या नहीं मांगा था? उन्होंने तो डिनाई कर दिया। जी, मांगा था। मैं नाम भी ले सकता हूं जो किसी वक्त आपको वैसे बता दूंगा जी, जो साहब पैगाम लेके आए थे। ख्वाजा साहब यही बता देना, आप मुझे बता देंगे, मैं थोड़ी बात कंप्लीट हो रहे थे। जब वो इस्तीफा लेने आए थे मियां साहब की, तो उसकी बेगम साहिबा ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ से इस्तीफा लेने जा रहा हूँ। उसने कहा उसने गन पॉइंट के ऊपर 12 अक्टूबर को इस्तीफा नहीं दिया, तेरे कहने पर किस तरह इस्तीफा देगा? और वो ज़हीरुल इस्लाम साहब का पैगाम लेके आए थे। जी बिल्कुल, ज़हीरुल इस्लाम साहब, ज़हीरुल इस्लाम ने बहुत मेडल किया। ये तो अब इवन जो उस वक्त फौजी अफसर थे या फौज की क़यादत थी, वो इस बात को तस्लीम करती है कि ही एक्चुअली लॉबिड फॉर मार्शल लॉ टेक ओवर, और जिसको एस्टैब्लिशमेंट में रेजिस्ट किया जनरल रहील की क़यादत में। और उस वक्त जनरल बाजवा जो थे भी कोर कमांडर थे, और लोगों ने रेजिस्ट किया, इंस्टीट्यूशन ने रेजिस्ट किया। वो एक अपने मिशन के ऊपर लगे हुए थे, और मैं समझता हूं कि उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए
उनके खिलाफ कौन सा मुकदमा बन जाए, हमने मुशर्रफ का क्या बिगाड़ लिया जो उनके खिलाफ कुछ हो जाएगा। उनको जरूरत होनी चाहिए इतनी कि वो जो है, हमारा वक्त आएगा, ये सारे हिसाब किताब होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आज नाम बताएंगे या दरमियान वाले बंदे का, या वो भी वक्त पे ही बताएंगे? नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। वैसे जानते हैं, मशहूर आदमी है, बहुत मशहूर आदमी है, लेकिन प्राइवेट सिटीजन है, ही इज अ बिजनेसमैन। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। होगा क्या कल और उसके बाद क्या होगा, तज्जियाकार क्या सोचते हैं, हामिद मीर साहब और फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हुकूमत अपनी जगह दावे कर रही है, अपोजिशन अपनी जगह बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या इस वक्त सूरत हाल नजर आती है जबकि जलसे में एक दिन रह गया है? तो सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, हामिद मीर साहब, फाद हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, मैक्सिमम पोजीशन ली हुई है दोनों ने। एक हुकूमत कह रही है इन्हें जेल में डालेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा जनवरी तक और ज़्यादा साबित हो जाएंगे। अपोजिशन कह रही है जनवरी तक इनका इस्तीफ़ा आएगा। आपके ख्याल में कौन अपनी पोजीशन से ज़रा पीछे हटेगा? इस वक्त तो दोनों की जो इंतहाई पोजीशन हो सकती है वो है। देखें, इस वक्त तो ये लग रहा है कि हुकूमत जो है उसने कोशिश की है, मरकज़ी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी, कि जो अपोजिशन का जलसा है ये कामयाब क्यों नहीं हो रहा। तो ये कामयाब कराने के लिए जो भी कोई हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है तो वो किए जा रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मौलाना फजलुर रहमान की मुखालिफ नहीं है। ये तो बल्कि उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जलसा जो है गुजरांवाला का, ये अगर रूटीन में होने देते तो ये एक रूटीन का जलसा होता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पैनिक किया, पहले इन्होंने एक बगावत का मुकदमा कर दिया, उसके बाद बैनर उतारने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद कंटेनर खड़े करने शुरू कर दिए, उसके बाद फिर मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए, एक अजीबोगरीब। और फिर तमाम वुज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, स्टेडियम भर के दिखाओ। तो इस वक्त तक ये जलसा जो है ना, ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है। आज कम से कम 3 जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमने गुजरांवाला जाना है और वहाँ जाके हमने जलसा कवर करना है, तो वह रात रहने का बंदोबस्त हम कहाँ पे करें, क्या वहाँ को पीसी आवारी है? मैंने कहा भाई वहाँ पीसी आवारी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर रिहाइश मिल जाएगी। मैंने पूछा कि आप क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो हमें नहीं था अंदाज़ा, लेकिन अभी हमें हमारे जो न्यूज़ रूम है उन्होंने कल से ये कहना शुरू किया कि ये बहुत ज़्यादा हुकूमत ने पैनिक किया हुआ, तो वहाँ कुछ ना कुछ लगता है होने वाला, तो आप ज़रूर जाएं। तो ये हुकूमत जो है उसने एक बुखलाहट है उसमें ऐसे इकदाम किए हैं कि पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें अब गुजरांवाला पे मरकूज़ हो गई हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इसका क्रेडिट अपोजिशन को जाए ना जाए, लेकिन इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को उसका क्रेडिट ज़रूर जाता है कि कल वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा होगा। फाद हुसैन साहब, एक तरफ करप्शन का बयानिया है जो हुकूमत का है, जिस पर उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीता, दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का बयानिया है जिस पर नून लीग ने 2018 का इलेक्शन हारा। मगर साथ इस बयानिए में महंगाई का बयानिया है जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपको किसके बयानिए में ज़्यादा वजन नज़र आ रहा है? देखिए शाहजेब, जो करप्शन का बयानिया है वो तो कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है, और वो एक ऐसा बयानिया था जिसकी बुनियाद पे पीटीआई जो है वो हुकूमत में आ गई इलेक्शन जीत कर, और उसने जो है वो हुकूमत बना ली सेंटर में भी और सूबों में भी, 2 सूबों में भी। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई, मामलात तब्दील होना शुरू हुए, चैलेंजेस जो हैं वो नए आने शुरू हुए, उनकी मुनासबत से पीटीआई का जो बयानिया था वो तब्दील नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इशू जो भी हो, चाहे वो महंगाई का हो, चीनी का हो, आटे का हो, या इकॉनमी का हो, या कोई भी मामला हो, उसका जवाब उसी बयानिए से आ रहा है जो आज से 3 साल पहले से चल रहा है कि जनाब ये तो डाकू हैं, ये तो चोर हैं, ये तो लुटेरे हैं। अब इशू ये हो रहा है कि इस वक्त असल मामला महंगाई का है, और अपोजिशन ने, मुझे लगता यूँ है कि ये जो मोमेंट है ये इन्होंने सही पकड़ लिया है, क्योंकि जो उनकी अपनी सियासत है, जो उनके अपने मामलात हैं वो तो एक तरफ, लेकिन इस महंगाई के साथ जो आने वाले चंद हफ्तों में और बढ़ेगी, शायद जो अपोजिशन है उसके बयानिए को और ज़्यादा फ़रोग मिले और हुकूमत का बयानिया जो है वो कुछ हद तक जो है वो उसके नीचे आ जाए। और अभी तक क्या सही तरीके से हैंडल कर रही है? जैसा कि हामिद मीर साहब ने कहा कि हुकूमत ने और ज़्यादा अहमियत दे दी अपने इकदाम से, आपके ख्याल में सही हैंडल नहीं किया अभी तक हुकूमत ने?
नहीं, देखिए मीर साहब दुरुस्त कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप हुकूमती बयानात को देखें, आप वज़रा को देखें, आप उनके जो उनके मुख्तलिफ इक़दामात हैं उनको देखें, तो जाहिर बात है कि लग रहा है कि वो दबाव में आ गए हैं, वो परेशान हैं, और शायद उनको भी ये लग रहा है, और जो कि इस तरह की बातें उनकी अंदरूनी मीटिंग्स में हुई भी हैं, कि ये जो महंगाई, खुसूसन जो महंगाई का मामला है, जो महंगाई का तूफ़ान है, उससे जब अपोजिशन की ये मुहिम जो है वो जुड़ेगी तो मामला जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत परेशान भी है और उस परेशानी का इजहार भी कर रही है, जिससे वो और ज़्यादा दबाव में आ रही है। और हामिद मीर साहब, हुकूमत ने पहले ये चैलेंज कर दिया कि जी आप जलसा का भर के दिखाएं, नून लीग ने चैलेंज कबूल कर लिया। अब हुकूमत साथ में ये बयानिया भी दे रही है कि अगर आपने बड़ा जलसा कर भी लिया तो तारीख में इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए मगर हुकूमत नहीं गिरा सके, तो लोगों के आने से, जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती। तो क्या ये बहुत बड़ी तादाद में लोग ले भी आए तो क्या हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि माजी में बड़े बड़े जलसे हुए हैं और बड़े बड़े जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती, लेकिन शाहजेब साहब, अब फाद साहब भी काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म में भी हैं, मैं भी इतने अरसे से जर्नलिज्म में हूँ। हमने बड़ी बड़ी तहरीकें देखी हैं, हमने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं। हमने जो जुनेजो साहब की हुकूमत थी, जब हमने सहाफ़त शुरू की, और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, फिर नवाज़ शरीफ साहब आए, फिर बेनज़ीर साहब आए, फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, उसके बाद फिर अब इमरान खान साहब की हुकूमत है। जितनी तेज़ी के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत अनपॉपुलर हुई है और जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें जो हैं इमरान खान साहब और उनके वज़ीर करते हैं, और जिस तरह मैं देखता हूँ कि कुछ उनकी हुकूमत के जो चेहरे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो उनके इलेक्टेड वज़रा और उनके इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं। उनको घेरा हुआ है कुछ अनइलेक्टेड लोगों ने जो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वो लोग जो है लगता है वो हुकूमत चला रहे हैं, और उसकी वजह से जो आपने भी नोट किया होगा कि बहुत से जो इलेक्टेड लोग हैं, सीनियर वज़ीर हैं, वो बोलते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है जाकर डिफेंड करने की, ये करे जाके शहजाद अकबर डिफेंड करे, ये शहबाज गिल जाकर डिफेंड करे, और लोग जो रखे हुए हैं ये करें डिफेंड। तो हुकूमत जो है उसका जो बयानिया है वो कुछ पता ही नहीं है किसी को क्या है। अब जिस तरह आज शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कह दिया जी दिसंबर तक मुस्लिम लीग नून के 10-12 बंदे टूट जाएंगे और शायद हकान अब्बासी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। अब एक वजीर जो है वो जब कह रहा है, पेशीन गोई कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है कि शायद हकान अब्बासी गिरफ्तार हो जाएगा, और वो जब गिरफ्तार हो जाएगा, अगर वो हो जाते हैं गिरफ्तार, तो क्या लोग क्या सोचेंगे कि ये तो उनको पहले से पता था। तो वो जो एक अपोजिशन का नैरेटिव है कि नैब न्याजी गठजोड़, तो हुकूमत खुद अपने बयानात से, हुकूमत के वज़रा अपने बयानात से जो अपोजिशन का नैरेटिव है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि फाद साहब ने भी कहा कि आने वाले दिनों में हमारी इक़्तिसादी मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं, और हमारी जो इकोनॉमी आप देखें, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स बता रही हैं कि हम साउथ एशिया में इन्फ्लेशन में सबसे ऊपर हैं और जीडीपी ग्रोथ में हम सबसे नीचे हैं, हम अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। तो ये कितने शर्म की बात है कि हुकूमत जो है वो दावे बहुत बड़े बड़े करती है, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देती है अपोजिशन को, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। और अपोजिशन किसी को बुलाए या ना बुलाए, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने लोग खुद ही चले आ रहे हैं। ये मैंने तो पहले कभी नहीं देखा कि अपोजिशन ने कॉल ही नहीं दी है, और लेडी हेल्थ वर्कर्स भी आ रही हैं, क्लर्क एसोसिएशन भी आ रही है, मजदूर भी आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। तो ये जितनी तेज़ी के साथ ये हुकूमत अनपॉपुलर हुई है और इसका कोई नैरेटिव हमें समझ नहीं आ रहा। इमरान खान साहब पिछले 2 साल में को 8-10 दफ़ा कह चुके हैं कि मैं महंगाई करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ बड़ी सख्ती से निपटूंगा, लेकिन अभी तक तो वो कुछ नहीं कर सके। रोज़ कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, हालांकि सबको पता है उनके पास NRO देने का इख्तियार नहीं है। तो अब उनसे लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। वो एक उम्मीद की किरण बन के आए थे, वो उम्मीद टूट चुकी है। तो जब उम्मीद टूट जाती है तो बाय डिफॉल्ट उसका फायदा अपोजिशन को होगा, लेकिन अब अपोजिशन को भी ये बताना है कि उनके पास भी लोगों के मसाइल का हल मौजूद है। क्योंकि अब अगर इमरान खान जो है वो किसी का कोई मसला हल नहीं कर पा रहे, तो अपोजिशन को सिर्फ जलसे जुलूस नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन को ब्लैक एंड वाइट में कोई प्लान भी लेके आना है कि भाई अगर हम आ गए तो हम ये करेंगे। और फौजन साहब, ये जो अचानक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, अपोजिशन के अलावा भी अपोजिशन का इत्तेहाद भी बन गया, फिर इस्लामाबाद में जो कुछ मजीद प्रोटेस्ट हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स, आपको लग रहा है ये सब खुद ब खुद हो रहा है मसाइल की वजह से, या कुछ ना कुछ पीछे कार फरमा है इसके?
देखिए कहीं ना कुछ तो ज़रूर होता है, लेकिन ये कहना कि ये जो पिछले चंद दिनों में जो मुजाहरे हुए हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो आए हैं वो बिल्कुल कुछ सियासी बुनियादों पे आए, मेरे ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा। मामलात वाकई में ख़राब हैं, लोगों की ज़िंदगियों में मसाइल जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है और लोग वाकई में तंग हैं, और हुकूमत खुद ये मानती है कि महंगाई की वजह से उसकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर होती जा रही है, अब उससे वो मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। देखिए अभी आपने सवाल किया था, बड़ा ज़रूरी सवाल है कि हुकूमत जो है वो क्या माजी में अगर हम देखें तो हुकूमतें इस तरह तो नहीं गिरती। मुझे लगता है शाहजेब कि अपोजिशन ने जो अपनी थिंकिंग की है उसमें उनके 5 बड़े अहदाफ हैं। पहला हदफ तो ये, पहला लेवल ये है कि वो इन मुजाहरों से, इन जलसों से और कुछ ना हो तो वो गवर्नमेंट को कमज़ोर कर देंगे और अपना जो बयानिया है वो अपना हावी कर देंगे, पहली चीज़। दूसरा हदफ ये होगा कि वो इस प्रेशर से गवर्नमेंट को निगोशिएशन टेबल पे लाएं, अपने लिए कुछ स्पेस क्रिएट करें। तीसरा हदफ ये होगा कि गवर्नमेंट को इतना वीक करें कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो और ख़राब हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव पे आ जाए। चौथा हदफ ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर आए और कुछ हद तक इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई निगोशिएशन हो, और कुछ नहीं तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होने उसके हवाले से कुछ ग्राउंड रूल्स जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएं। और आखिरी हदफ शाहजेब 5वां मेरा ख्याल में होगा कि और ये सब कुछ ना हो तो फिर फाइनली ये अटेम्प्ट होगी कि हुकूमत को गिराया जाए। तो मेरे ख्याल है ऑप्शंस बहुत हैं, देखना ये है कि ऑपोजिशन का जो डार्ट है वो किधर जाकर लगता है। बहुत शुक्रिया। 2 साल हो गए, महंगाई में मुसलसल इजाफा होता रहा है, मगर हुकूमत को जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पर मुंतकिल करती रही है। पहले जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी, फिर माफिया का नाम लिया, फिर गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दी, फिर सूबों पर जिम्मेदारी डाल दी, और अब हुकूमत महंगाई में इजाफे की वजह आलमी मंडी में खाने पीने की चीज़ों में इजाफे को करार दे रही है। कल भी वज़रा ने दावा किया कि कीमतों में इजाफा असल में बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के रुझान की वजह से है। आज वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने ट्वीट किया कि आलमी खुराक की कीमतों में इजाफा कोरोना के बाद सप्लाई में रुकावटों की वजह से हुआ। वफाकी और सूबाई हुकूमत इंतजामी और माली इक़दाम उठाएंगी ताकि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आए। साथ ही उन्होंने ब्लूमबर्ग का एक ग्राफ भी शेयर किया जिसके मुताबिक जून के बाद आलमी मंडी में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। मगर इसी ग्राफ के मुताबिक दिसंबर में कोरोना वायरस आने के बाद कीमतें गिरती चली गईं। 6 महीने तक बहुत कम सतह पर रहीं, मगर पाकिस्तान में महंगाई इन 6 महीने में भी बुलंद सतह पर रही। दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से कमी आ रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें महंगी थी। दुनिया की कीमतों में कमी की रफ्तार से पाकिस्तान में कमी नहीं हुई। फिर दूसरी बात यह है कि CPI बास्केट के मुताबिक एक आम शहरी के रोज़ाना के अखराजात में से खाने पीने की चीज़ों का हिस्सा 34.5% है, और खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में ही पैदा होती हैं, बैरून मुल्क से नहीं मंगवाई जाती। इस साल चीनी और गंदम दरामद की गई, मगर वो भी अगस्त में। मगर खाने पीने की चीज़ों में इजाफे का रुझान गुज़िश्ता 2 बरस से जारी है। एक आम शख्स जो खाने पीने की चीज़ों पर 34.5% खर्च करता है, उसमें गंदम और गंदम से बनने वाली अशिया का हिस्सा 6% है। गंदम इस साल अगस्त में दरामद की गई, मगर गंदम तो गुज़िश्ता 2 सालों से महंगी होती चली गई। इसी तरह चावलों का हिस्सा 1.5% है। चावल की पैदावार पाकिस्तान में ही होती है। 9% हिस्सा दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों का है, ये भी पाकिस्तान में पैदा होती हैं, मगर 2 साल से बेपनाह महंगा हुआ है। फल का हिस्सा 1.4% है, सब्जियां 1.8% है, और चीनी का हिस्सा 1.6% है, ये भी पाकिस्तान में ही पैदा होती हैं। मगर 2 साल में दुनिया और खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान ने ज़्यादा महंगाई देखी। इस वक्त भी पाकिस्तान में महंगाई 9% है, खित्ते में 4.7% है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में अगर कीमतें बढ़ी हैं तो उसी रफ्तार से भारत, बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका में महंगाई क्यों नहीं हुई? यही नहीं, गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान में महंगाई 10.5% थी, और भारत में 7.5%, चीन में 3%, बांग्लादेश में 5.5% और श्रीलंका में 3.5% थी। यानी गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते से ज़्यादा थी, आज भी दुगनी है। पाकिस्तान में महंगाई हुई है तो उसकी वजह फैसलों में ताख़ीर है। अगर सिर्फ गंदम की बात की जाए तो 4 ऐसे मौके थे कि जब हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके बहरान पर काबू पा सकती थी, अवाम को कीमतों से महफूज रख सकती थी। रवां साल जब अप्रैल में गंदम की फसल तैयार हुई तो उस वक्त ही पता चल गया था कि गंदम की पैदावार का हदफ 27 मिलियन टन था, गंदम पैदा हुई है 25 मिलियन टन, बड़ा शॉर्टफॉल था। उस वक्त ही हुकूमत अगर चाहती तो बहरान पर काबू पा सकती थी। फौरी तौर पर शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाते, स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया जाता, तो बाद में बहरानी सूरत हाल पैदा ना होती। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गंदम के मुमकिना बहरान की वजह से पहले से तैयारी कर ली थी और गंदम की बर वक्त खरीदारी करके अपने ज़खायर बनाए। उर्दन के पास इस वक्त 17 महीने के ज़खायर हैं। इसी तरह मिस्र ने अप्रैल से गंदम दरामद करना शुरू कर दी। यानी जब खुद मिस्र की अपनी गंदम की कटाई हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त आलमी मार्केट से दरामद करना शुरू कर दी, अपने ज़खायर में इजाफा करते चले गए और कम कीमत पर बैनुल-अक़वामी मार्केट से गंदम खरीदने में कामयाब हुए।
और अपने गंदम के ज़खायर में 51% तक इजाफा किया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कम कीमत पर गंदम दरामद करने और बहरान से बचने का यह मौका ज़ाया कर दिया और पाकिस्तान में ज़खीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग होती रही। इसी तरह मई में हुकूमत को दूसरा मौका मिला। 85 लाख टन के हदफ के मुकाबले में हुकूमत 64 लाख टन गंदम ही खरीद सकी, यानी 20 लाख टन गंदम कम खरीदी गई। मार्केट पर नजर रखने वालों को अंदाजा हो गया कि अब मार्केट में तेजी आएगी, कीमतों में इजाफा होगा, मगर हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने में वक्त लगा। आटा मिल मालिकान जो रिवायती तौर पर 15 से 18 लाख टन गंदम खरीदते थे, हुकूमत ने उन्हें भी गंदम खरीदारी से बाहर रखा, जिसके बाद उन्होंने मार्केट से गंदम की खरीदारी की शुरू कर दी, जिसके बाद मार्केट में गंदम की डिमांड 15 से 20 हजार टन रोजाना हो गई और डिमांड बढ़ने के बाद कीमतों में और इजाफा हो गया। ये दूसरा मौका था कि जब हुकूमत चाहती तो बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बेहतर बना सकती थी और बैनुल अक़वामी मार्केट से सस्ती गंदम खरीद कर ज़र मुबादला भी बचा सकती थी और आवाम को रिलीफ भी दे सकती थी। मिस्र और उर्दन ने यही किया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने यह मौका भी ज़ाया कर दिया। फिर हुकूमत को तीसरा मौका मिला जून में, जब हुकूमत को एहसास हुआ कि गंदम दरामद करनी पड़ेगी। हुकूमत ने फैसला तो कर लिया, मगर उस फैसले पर अमल दरामद में 1 महीना लगा दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन 21 जुलाई को जारी किया गया और 1 महीना ताखीर से हुकूमत ने तीसरा मौका भी ज़ाया कर दिया और कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई। हुकूमत ने गंदम दरामद करने की इजाज़त दी, मगर साथ ही ड्यूटी की माफ़ी के लिए कम से कम 5 लाख टन गंदम दरामद करने की शर्त दी थी, जिसके बाद छोटे इंपोर्टर्स दरामदी अमल से बाहर हो गए थे। मजीद वक्त ज़ाया हुआ। अगर छोटे इंपोर्टर्स को वक्त पर इजाज़त दे दी जाती तो पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मार्केट से कीमतें बढ़ाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता गंदम जमा कर लेता, जैसा कि मिस्र और उर्दन ने किया, मगर ये मौका भी ज़ाया कर दिया गया। और जब बहरान पैदा हुआ, कीमतें आपस से बाहर हुई, तो फिर जब पाकिस्तान आलमी मंडी में गया तो 30 लाख टन गंदम के डिमांड के साथ गया। इतनी भारी मिकदार की वजह से आलमी मंडी में गंदम की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत $230 फी टन से बढ़कर $280 फी टन हो गई। $50 फी टन का फ़र्क आ गया और ये पाकिस्तान की तरफ से 30 लाख टन गंदम की डिमांड की वजह से हुआ। और अब पाकिस्तान में महंगी गंदम खरीद कर ज़र मुबादला भी ज़ाया किया जा रहा है और फिर हुकूमत को सब्सिडी भी देनी पड़ रही है। बार बार मौका ज़ाया किया गया। अवाम ने लोकल मार्केट में महंगी कीमतों की सूरत में कीमत अदा की और अब हुकूमत ज़र मुबादला ज़ाया करेगी, टैक्स की इनकम ज़ाया करेगी। हुकूमत चाहती तो बर वक्त फैसला करके सूरत हाल बेहतर बना सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बता दिया गया था कि गन्ने की हालिया पैदावार बमुश्किल ही मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकेगी। हुकूमत के पास मौका था कि वो बर वक्त फैसला करती, चीनी दरामद कर लेती, वक्त पर चीनी आ जाती, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं आता और चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आ जाता। अब हुकूमत 1.5 लाख टन चीनी दरामद कर रही है, मगर अवाम की जेब से 100 रुपये से ऊपर चीनी बेचकर माफिया अरबों रुपए कमा चुका है। अब हुकूमत को उम्मीद है कि चीनी की कीमत में दरामद होने के बाद 10 से 15 रुपए की कमी आएगी, यानी अब भी चीनी महंगी ही रहेगी। अगर बर वक्त फैसला हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मगर अब हुकूमत बगैर ड्यूटी के चीनी दरामद करके टैक्स के पैसे को भी ज़ाया करेगी, ज़र मुबादला भी ज़ाया करेगी। अवाम को चीनी अब भी हुकूमत के अपने बनाए गए शुगर कमीशन के मुताबिक 63 रुपये 13 पैसे पर नहीं मिलेगी और जो अरबों रुपए अवाम की जेब से निकाल लिए गए वो भी उन्हें वापस नहीं मिलेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और जानेंगे कि क्या वाकई हुकूमत सही कह रही है या नहीं। माहिर मईशत खुर्रम सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम सिराज साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हुकूमत ठीक कह रही है कि पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ? ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आप दुनिया का मवाजना करें, दुनिया की फूड इन्फ्लेशन का मवाजना करें पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन के साथ, तो 3 डिफरेंट जो है वो अगर पोर्शंस देखें आप पिछले 1 साल में, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे पहला अगर आप पोर्शन देखें अक्टूबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक का, ये 4 महीनों में पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन 15% से उठ के 24% पे गई और दुनिया का फूड जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, जो यूनाइटेड नेशन का एक बेंचमार्क इंडेक्स है, वो जो है आधा हो गया, यानी कि 3.5% से गिर के 1.5% पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक एबनॉर्मल सिचुएशन रही है प्राइसेस की ड्यूरिंग दिस पीरियड। दूसरा पीरियड अगर आप लें जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, यानी कि जिसमें पेंडेमिक भी आया, उसमें पूरी दुनिया में जो है प्राइसेस गिरी, लेकिन पाकिस्तान में रिलेटिवली इतनी ज़्यादा प्राइसेस नहीं गिरी। और अगर आप नंबर देखें तो पाकिस्तान जो 23-24% पे फूड चली गई थी इन्फ्लेशन, वो वापस 12.5% पे आ गई, लेकिन दुनिया का इंडेक्स 1.5% से गिर के एक्चुअली 3% नेगेटिव हो गया, यानी कि फूड इन्फ्लेशन एक्चुअली नेगेटिव हो गई, प्राइसेस गिरना जो है वो कम हो गई, तो बढ़ना कम हो गई इनफैक्ट। और उसके अलावा अगर अप्रैल से लेकर अक्टूबर अभी तक का पीरियड देखें तो पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन 12.5 से उठ के
14.7% पे गई है, जबकि दुनिया की जो फूड इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो तकरीबन जो है वो माइनस से उठ के 2% पॉजिटिव हो गया है। तो कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल फूड प्राइसेस की वजह से यहाँ हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन जो है होती रही है। हमारे यहाँ लोकल फैक्टर भी है, उसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं, एक डिमांड सप्लाई का फैक्टर है, दूसरा सप्लाई मैनेजमेंट का है। इन दोनों में इश्यूज हैं। तो मगर खित्ते के दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज़्यादा है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि अगर आप ये हमारी जो वीक मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो वीक है, वो इससे भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि खित्ते की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह है, वो तकरीबन 4.5%, 4.5% के करीब है, और हमारी जो लेटेस्ट शरह आई है महंगाई की वो 9% है। इसका मतलब है हम 100% ज़्यादा है हमारी महंगाई पूरे रीजन की एवरेज से, और रीजन में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका आते हैं, इनका एवरेज अगर आप देखें। और फूड इन्फ्लेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो हमारे यहाँ 14.7% है, और जो रीजन की एवरेज है वो 9.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% हम जनरल इन्फ्लेशन में ज़्यादा हैं, और 50% हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है रीजन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस इम्पैक्ट कर रही हैं, तो क्या उनकी इन्फ्लेशन कम है रीजन की, तो क्या वो बेहतर मैनेज कर रहे हैं सप्लाई, उनकी आवाम को कम महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन का, कंपेयर टू पाकिस्तान जहां सप्लाई चेन में इश्यूज हैं, और हमें मैनेज सही करना चाहिए ताकि हमारी इन्फ्लेशन उनके लेवल्स पे आ जाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।